जय हिंद दोस्तों। आज दिनांक 10 जनवरी 2023। आज का टॉपिक है रूस यूक्रेन युद्ध और उनका वैश्विक प्रभाव, खासकर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले हम रूस और यूक्रेन के एक छोटे से इतिहास में जाना चाहेंगे। दोनों देश पहले सोवियत संघ का अंग हुआ करता था और 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो 14 देश सोवियत संघ के टूटने से बने, जिसमें से सबसे बड़ा देश रूस, सबसे शक्तिशाली आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, और उसके बाद यूक्रेन, और इसी तरह अन्य 12 देश बने। और सोवियत संघ जब एग्जिस्टेंस में था, अस्तित्व में था, तो उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बीच एक शीत युद्ध चलता रहा, जो 1947 से 1991 तक लगभग 44 साल चला, और जिसके कारण पूरी दुनिया लगभग दो ध्रुवों में बंट चुकी थी, दोनों महाशक्तियों के इर्द गिर्द। और एक तीसरा समूह हुआ करता था, जिसमें से प्रमुख देश में अपना भारत भी था, जिसे गुटनिरपेक्ष देश बोला जाता था। तो अमेरिका के पक्ष में जो सारे देश थे उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड यानी प्रथम दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड का नाम सुना होगा आपने, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। तो अमेरिका और इनके सहयोगी देश जो थे, जो पूंजीवादी देश थे, वो फर्स्ट वर्ल्ड कहलाए। और जो साम्यवाद यानी सोवियत संघ के सहयोगी देश थे, जो इनके एलीज थे, उनके गुट को सेकेंड वर्ल्ड या सोवियत ब्लॉक या ईस्ट ब्लॉक, और वो वेस्ट ब्लॉक, संयुक्त राज्य अमेरिका के इर्द गिर्द जो देश थे, वेस्ट ब्लॉक या फर्स्ट वर्ल्ड, वो पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट थे, और इधर सेकेंड वर्ल्ड या सोवियत ब्लॉक या ईस्ट ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक तो ईस्ट ब्लॉक, तो ईस्ट ब्लॉक में सोवियत संघ और उनके एलीज थे। और तीसरा थर्ड वर्ल्ड, जिसमें इंडिया भी आता था, गुटनिरपेक्ष देश, जो दोनों के बीच अपना अस्तित्व पाते थे, दोनों से लगभग समान वक्त के अनुसार समान रिश्ता ही निभाते थे, उन्हें गुटनिरपेक्ष देश कहा जाता था। और तीसरी दुनिया के देश, तो हम लोग तीसरी दुनिया में थे। तो सोवियत संघ के विघटन, अब दोनों देशों के, दोनों गुटों के बीच फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड या ईस्ट ब्लॉक वेस्ट ब्लॉक, या फिर अमेरिका के सहयोगी देश और सोवियत संघ के सहयोगी देशों के बीच शीत युद्ध चला करता था। और इस शीत युद्ध के दौरान ही सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को, साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए एक संगठन बना था, नेटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैन्य संगठन ही मुख्य रूप से था, है भी अभी वर्तमान में। हालांकि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया, अब वो एक महाशक्ति के रूप में नहीं रहा, लेकिन अभी भी नेटो का अस्तित्व है। आगे चर्चा जब हम करेंगे तो फिर देखेंगे कि नेटो की अभी वर्तमान परिदृश्य में क्या उपयोगिता है भी या नहीं, या ये बेमतलब अपना दुनिया में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इन पर चर्चा करेंगे। जब सोवियत संघ रहा नहीं तो हमारे दृष्टिकोण से नेटो की उपयोगिता लगभग समाप्त हो गई। यदि इस तरह से सैन्य संगठन दुनिया में बनते रहेंगे अन्य क्षेत्रों में, तो फिर आपसी टकराव की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे समय की ज़रूरत है कि नेटो जैसी संस्था के बदले UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को ही मजबूत किया जाए, उसके सुरक्षा परिषद को और विस्तार दिया जाए, उनको ही उतनी शक्ति प्रदान की जाए ताकि विश्व में होने वाले किसी भी संघर्ष का फैसला कर सके, संघर्ष से बचा सके, और पूरी दुनिया में सुख और समृद्धि, शांति का प्रसार हो। तो हमारे दृष्टिकोण से नेटो की प्रासंगिकता, रेलिवेंसी अब वर्तमान दुनिया में नहीं है।
अब इसके एग्जिस्टेंस से शायद एक नए प्रकार की टकराहट ही उत्पन्न होगी। तो रही बात अब रूस यूक्रेन के, तो चूंकि नेटो का मैंने जिक्र इसलिए किया NATO, क्योंकि अभी जब रूस यूक्रेन के विवाद के जड़ में आएंगे तो नेटो का नाम आएगा, तो इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा मैंने एक आउटलुक दे दिया। अब है कि दोनों पड़ोसी देश, दोनों एक ही सोवियत संघ के विघटन के पश्चात दोनों निर्मित हुए, दोनों बिल्कुल पड़ोसी। रूस अपेक्षाकृत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से सबल, उसी के बगल में यूक्रेन एक छोटा सा, जैसे इंडिया के बगल में एक नेपाल को देख ले तो एक छोटा सा पड़ोसी देश है, उसी तरह से यूक्रेन। अब विश्व का नक्शा निकाले और फिर देखे कि रूस के दक्षिण पश्चिम सीमा से सटे हुए यूक्रेन एक छोटा सा देश है, और यूक्रेन से जैसे पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यूरोप के वो सारे देश जो कि या तो नेटो के सदस्य हैं या फिर यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। तो अमेरिका और अन्य नेटो देश भी अपना प्रभाव यूक्रेन पर चाहते हैं ताकि वह रूस के बाउंड्री तक पहुंच जाए, और रूस भी यूक्रेन पर अपना दबदबा और प्रभाव चाहता है ताकि वह वेस्ट में जो यूरोपियन देश हैं, यूरोपीय यूनियन के हो या नेटो के देश हैं, उनसे एक दूरी बरकरार रह सके। तो यूक्रेन पर दोनों पक्षों का दबदबा कायम रहे, इसलिए यह तनाव शुरू से ही चलता आ रहा है। लेकिन 2014 में एक टर्निंग पॉइंट हुआ यूक्रेन के इतिहास में कि उस समय जो वहाँ पे राष्ट्रपति थे या शासक थे, वे लोग प्रो रसिया थे, यानी रूस के पक्षधर थे, और वहाँ पे एक संघर्ष हुआ, एक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके फलस्वरूप 2014 में प्रो रशियन शासक को हटाकर, प्रेसिडेंट को हटाकर, वहाँ पे प्रो वेस्टर्न प्रेसिडेंट या रूल चालू हुआ। यानी रसिया के जो पक्षधर 2014 तक थे, उसी समय क्रीमिया पे भी रसिया का कब्जा हुआ, और रसिया के पक्षधर सत्ता का भी वहाँ पे उसको गिराकर और पश्चिमी देशों के पक्षधर सरकार की स्थापना हुई। अब यहाँ से रूस की दखल अंदाजी जो है यूक्रेन के अंदरूनी मामले में बढ़ गई, क्योंकि रूस और यूक्रेन के सीमा पे जो यूक्रेन का साइड है, वहाँ पे रूसी भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। वहाँ की अधिकांश जनता रूसी भाषा का इस्तेमाल करती है, और अंदर से वो रूस के ही पक्षधर हैं। उन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया, और इसके कारण वहाँ पे डोनबास का लड़ाई हुआ। डोनबास की लड़ाई के फलस्वरूप यूक्रेन कमज़ोर पड़ा, और हालिया जो घटना हुई, जिसमें कि 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। चूँकि यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वो नेटो संगठन का सदस्य बने, और पश्चिमी देश अमेरिका, इलों का ऐसा रुझान भी आ रहा है कि ये देर सवेर यूक्रेन के इस प्रस्ताव को, यूक्रेन के इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए इसे नेटो संगठन में ले लिया जाएगा। जैसे ही यूक्रेन नेटो संगठन में जाएगा, पश्चिमी देशों की पहुंच रूस के सीमा तक यूक्रेन के मार्फत हो जाएगी, और यह रूस को लगा कि यह हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए काफ़ी बड़ा खतरा होगा। तो ऐसी स्थिति को भांप कर रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। अब हम यहाँ पे एक बात का जिक्र करना चाहेंगे कि आखिर नेटो की प्रासंगिकता है क्या। रूस अब उतना, सोवियत संघ इतना ताकतवर नहीं रहा, वह इतना पोलराइज करने में अब सक्षम भी नहीं है,
तो फिर जिस मकसद के लिए नेटो की स्थापना हुई थी, अब वो मकसद रहा नहीं, तो नेटो को डिसमेंटल करके इसी जगह संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत किया जाए, उसके विभिन्न ऑर्गन को मजबूत किया जाए, सुरक्षा परिषद को विस्तृत किया जाए, ताकि अन्य देश भी उसमें समाहित हो सके, भारत जैसे देश। अब रूस के वीक होने से भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है जरा देखें। रूस सोवियत संघ पुराना नाम, शुरू से ही आज़ादी के बाद से ही भारत के विकास में वहाँ की सत्ता ने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। भारत के सामरिक मतलब डिफेंस, रक्षा विभाग, तो सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ज़्यादातर रूस के ही कंपनियों के द्वारा हुई। यहाँ तक कि भिलाई जो है, वहाँ पे जो प्रथम 3 लौह इस्पात उद्योग की स्थापना भारत में हुई, उसमें एक भिलाई था, और भिलाई की स्थापना रूस के सहयोग से अर्थात सोवियत संघ के सहयोग से ही हुआ था। फिर बोकारो स्टील सिटी की स्थापना भी सोवियत संघ के ही सहयोग से हुआ। फिर जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट मोस्टली रूस से ही आए, मिग सीरीज के जितने भी मिग 21 से लेकर 29 तक, फिर हेलीकॉप्टर्स और अन्य डिफेंस उपकरण। जब आप डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को देखने जाएंगे या उसमें काम करेंगे तो पता अभी भी चलेगा कि रूस के उपकरण, हवाई जहाज, रेडार, इनका प्रयोग ज़्यादा इंडिया में हो रहा है। और साथ ही साथ रूस उन 5 देशों में से एक है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में के अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अस्थायी सदस्य? 5। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, 2 हो गया, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इसमें रूस बहुत बड़ा भारत का पक्षधर है, अर्थात रूस जो है भारत का पक्षधर है संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में, जहाँ की भारत अपने आप को भी सदस्य बनाने के प्रयास में है। और परमाणु ऊर्जा का जो शांतिपूर्ण प्रयोग भारत में हो रहा है, उसके विस्तार में, उसको डेवलप करने में भी रूस का सहयोग रहा है, और रूस भारत का पुराना मित्र देश रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए एक विकट समस्या हो जाती है कि वो आखिर रूस के विपक्ष में खड़ा हो अन्य देशों की भांति, क्योंकि इनको रूस का एग्रेशन देखा गया। बात भी सही है कि कोई भी देश है, भले ही वो आपसे बहुत कमज़ोर है, कम शक्तिशाली है, लेकिन उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का किसी अन्य देश को कोई अधिकार नहीं है। वह एक संप्रभु राष्ट्र है, वह अपना निर्णय ले सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है कि वह किस ब्लॉक में रहेगा, नेटो के साथ जाएगा या आपके ब्लॉक में रहेगा, या स्वतंत्र गुटनिरपेक्ष रहेगा। अब यहाँ पे इस युद्ध के वैश्विक प्रभाव पे जरा हम प्रकाश डालना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। रूस विश्व के बहुत बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों में से एक है, और यूक्रेन उसके पड़ोस में है, जो कि यूरोप से कनेक्ट होता है उसी होके। तो अब रूस से लगभग 30% जितना रूस अपने यहाँ से कच्चा तेल, गैस का विदेशों में निर्यात करता है, पूरे विश्व को बांटता है या बेचता या देता है, उसमें से 30% यूक्रेन के ही रास्ते से अन्य देशों को जाता है। तो यह डिसरप्शन तो होगा। यह जो सप्लाई है गैस और प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल का, तो 30% यूक्रेन से तो रुक ही गया, और अन्य देश भी उस पर प्रतिबंध रूस पर लगाए हुए हैं। तो इस कारण से पूरे विश्व में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल का मूल्य बढ़ गया। अब जब पूरे विश्व में कच्चे तेल का मूल्य बढ़ेगा, अभी $100 के पार चला गया है,
तो कच्चा तेल का मूल्य बढ़ते ही यातायात में लागत बढ़ जाएगी, हवाई जहाज हो या फिर पानी का जहाज हो या फिर सड़क मार्ग, सब जगह लागत बढ़ेगी, क्योंकि कच्चा तेल का भाव बढ़ने से अन्य ईंधन का भी भाव बढ़ेगा। अब फिर जब यातायात के साधन महंगे हो जाएंगे तो फिर दुनिया के सारे सामान भी महंगे हो जाएंगे, तो महंगाई चरम पर हो गई कच्चा तेल के बढ़ने से। और मुद्रास्फीति की भी बढ़ोतरी भी। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो डॉलर के मुकाबले हमारा जो रुपया है काफ़ी कमज़ोर अभी हो गया, 78 के आसपास है, यानी 78 रुपया भारत का और $1 लगभग 78 रुपया भारत का और 1 अमेरिका का डॉलर दोनों बराबर है। अब चूंकि रूस यूक्रेन के पहले ही कोरोना वायरस का अटैक हुआ, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था त्राहिमाम कर रही थी, अस्त व्यस्त थी, और फिर यह युद्ध, तो विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसी में से एक भारत भी है। अब रूस, एक तो कच्चा तेल का मामला हुआ, गैस का मामला हुआ। अब रूस और यूक्रेन दुनिया के 1/3 लगभग 30% से ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। अब दुनिया में यदि, और उस जिस समय आक्रमण हुआ फरवरी 2022, उस समय गेहूं का उत्पादन होना था, मौसम वही था, वही ऋतु समय चल रही थी, तो इससे गेहूं के फसल की बर्बादी हुई। उसको स्टॉक करने वाले गोडाउन ढाए गए होंगे, खेत बर्बाद हुए होंगे, कल्टीवेशन भी नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ, और साथ ही साथ युद्ध में फंसने के कारण ये 30% गेहूं जो दुनिया को मिलता है इसमें रुकावट आई, जिसके कारण अन्य खाद्य पदार्थों का मूल्य भी काफ़ी बढ़ा, तेल के भाव बढ़े, खाद्य पदार्थों के भाव बढ़े। अब एक और है कि रूस जो है वह नियोन गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया में, और नियोन गैस का प्रयोग सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में होता है, जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में, मोबाइल में इत्यादि में उपयोग में लाए जाते हैं। और जब सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी आई तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के दाम बढ़े, और साथ ही साथ टूरिज्म, जहाँ की इन देशों में हमारे देश से भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल वगैरह इंजीनियरिंग करने गए और वहाँ फंस गए थे, तो इस क्रियाकलाप में भी बाधा हो रही है। अब भारत का एक अच्छा दोस्त जो कि भारत को आज़ादी के समय से मदद करता आ रहा है हर दृष्टिकोण से, यदि वो कमज़ोर पड़ रहा है आर्थिक रूप से, युद्ध के कारण उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो उसका असर भारत पे भी पड़ना लाजिमी है। अब भारत के साथ एक और समस्या है, चीन और भारत के बीच विवाद इधर चल रहा है, एक दूसरा विवाद, सीमा विवाद, और ऐसी स्थिति में ये भारत की मजबूरी है या यह भारत का समय की ज़रूरत है कि भारत पश्चिमी देशों, अमेरिका के तरफ भी दोस्ताना व्यवहार रखे, और रूस के साथ भी रखना मजबूरी है। तो भारत ने एक न्यूट्रल देश बनकर रहने का निश्चय किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, इन दोनों के विवादों में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हालिया G20 और अन्य जो सम्मेलन हुए उनके दौरान भारत का रुख स्पष्ट रहा कि भारत ने रूस का आह्वान किया कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, और भारत के तरफ दुनिया के अन्य देश भी बड़ी आशा भरी नज़रों से, निगाहों से देख रहे हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है वर्तमान में जो इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर सके और एक समझौते की तरफ इस विवाद को बढ़ाया जा सके, समझौता हो सके। क्योंकि यदि यह स्थिति और बरकरार रही तो यूरोप में ऐसी स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं आई थी। इतनी विभीषिकाएं
इतना मानवीय संकट पैदा हो गया है यूरोप में, और आशंका भरी नज़रों से पूरा यूरोप देख रहा है इस युद्ध के तरफ। यदि रूस और वायलेंट होता है तो फिर युद्ध जो है अपने नए खतरनाक मोड़ की तरफ भी जा सकती है। तो इस युद्ध का समाप्त होना बेहद जरूरी है। अब भारत की स्थिति मध्यस्थ की है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों का भी सहयोग चाहिए कि भारत की स्थिति को, भारत का समर्थन करते हुए और मध्यस्थता के लिए भारत को प्रेरित करे। भारत की सरकार भी इस ओर अग्रसर है और दोनों देशों के बीच इस विवाद को समाप्त करे। चीन के साथ भी इधर रूस का जो संबंध है उसमें चीन को अपर हैंड हो गया है, क्योंकि रूस की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है इस युद्ध के कारण। तो आज हम लोगों ने रूस और यूक्रेन के इस विवाद के तरफ अपना दृष्टिपात किया, एक डिस्कशन किया। फिर अगला टॉपिक जो हम लोग का होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय, अभी हमने पिछले क्लास में चीन के साथ भारत का संबंध, फिर तालिबान सरकार के साथ भारत का संबंध, आज रूस यूक्रेन के बीच जो विवाद है उसका भारत पे और अन्य देशों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, यूक्रेन की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि वहाँ जो 11 महीने, लगभग 10-11 महीने पहले जब युद्ध शुरू हुआ था, तो जितनी गरीबी और भुखमरी थी उससे 11 गुना अभी गरीबी और भुखमरी यूक्रेन में है। और ये जो गरीबी और भुखमरी और महंगाई, मुद्रास्फीति की स्थिति पूरी दुनिया में फैल रही है, इसके कारण बहुत सारे क्षेत्र दुनिया में ऐसे हैं जहां आपसी कलह और अशांति भी फैल सकती है। जैसे सब सहारन अफ्रीकन देश हैं, फिर काराकस है, इन देशों में लैटिन अमेरिका के कुछ देश हैं जहाँ पे कि अशांति फैल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह युद्ध पूरी दुनिया, खासकर भारत के लिए भी काफ़ी दुखद है। इसलिए इस युद्ध की समाप्ति होना ही चाहिए और भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि भारत का संबंध रूस के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी और अन्य दुनिया के बड़े देशों के साथ एक न्यूट्रल, एक शांति प्रिय देश का रहा है और यह इस रोल को अदा कर सकता है। जय हिंद दोस्तों। अगला टॉपिक भारत पाकिस्तान के बीच कैसा संबंध है, इसके इतिहास, इसकी वर्तमान स्थिति और इसके आगे के प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इस पर चर्चा हम परसों करेंगे। जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ, एक विनती है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा भी उत्साह बरकरार रहे। धन्यवाद।